मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएससी एटा प्लस। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं वैदिक एज के बारे में, जिसका जो काल रहा है वो 1500 से लेके 600 बीसी के बीच रहा है। इसमें हम देखेंगे कि वैदिक जो काल है वो कितने भागों में है, वेद क्या है, वेद के प्रकार क्या है, आर्यंस का आगमन कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस रास्ते हुआ था, उनका पेशा क्या था, वो करते क्या थे, ये सब देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स, शेयर कोई ना कोई एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं वैदिक एज। वैदिक एज के बारे में बता दें सबसे पहले कि इसका जो एज पीरियड रहा है वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का रहा है। मतलब 900 साल का ये जो काल रहा है वैदिक एज। तो वैदिक एज जो है ये दो प्रकार के हैं। इनको दो काल खंडों में बांटा गया है। पहला कालखंड है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो देखिए फ्रेंड्स, ऋग वैदिक काल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक एज। तो वैदिक का मतलब क्या होता है? तो वैदिक का मतलब जो होता है वो होता है श्रेष्ठ। जो व्यक्ति श्रेष्ठ हो, जिसमें नॉलेज हो, जिसमें ज्ञान हो, उसे ही वैदिक बोला जाता है। और इस ऋग वैदिक काल में हम पढ़ेंगे आर्य के बारे में। आर्य का आगमन कैसे हुआ, क्योंकि आर्य के आगमन के बाद ही वेद का जो है तो बनाया गया था। तो आर्यों का मतलब जो होता है वो होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर। जो लोग सुपीरियर हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वही श्रेष्ठ, उसी को आर्य बोला जाता है। आर्य, चूंकि आर्य 1500 बीसी में आ चुके थे, भारत में आर्य का आगमन सिंध के रास्ते हो चुका था। तो लेकिन इसका अभी तक कहीं विवरण नहीं किया गया है। मतलब इसका कोई भी जो है सो पता नहीं किया गया, पुख्ता सबूत नहीं है कि आर्य आखिर आए कहाँ से थे। बहुत सारे इतिहासकार बहुत सारा मत रखते हैं, जिनमें सबसे वैलिड जो स्टेटमेंट रहा है वो रहा है मैक्स मुलर साहब का। मैक्स मुलर साहब ने बताया था कि आर्य का जो निवास स्थान था वो था सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का मतलब होता है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमलिस्तान। मतलब यहाँ से जो है अगर आर्य आए होंगे तो इसी रास्ते से यहाँ से आए होंगे। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य का जो है सो आगमन उत्तरी ध्रुव से हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया था आर्य का निवास स्थान। चूँकि लेकिन जो सबसे वैलिड स्टेटमेंट रहा है वो रहा है मैक्स मुलर साहब का, और उन्होंने ही बताया था कि आर्य सिंध के रास्ते ही आए होंगे। अगर आर्य आए होंगे 1500 बीसी में तो वो सिंध के रास्ते आए होंगे। तो सिंध के रास्ते आके भारत में उन्होंने कैसे अपना जो है सो इतना बड़ा आधिपत्य जमाया, तो उसके बारे में हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि आर्य जो है कितने एरिया में, कितना उनका जो है एरिया क्षेत्रफल में उनका आधिपत्य था। फ्रेंड्स, बता देना चाहते हैं कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में राजस्थान, पूर्व में वेस्ट गंगा से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान, इतना जो था, इतना सारा एरिया उनका जो कवर किए हुए थे, इतना सारा एरिया में आर्यंस रहा करते थे। और चूंकि हम बता चुके कि आर्य का जो निवास स्थान था मध्य एशिया था, और ये भी बता दिए कि मध्य एशिया कहाँ पे हो, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमलिस्तान, इसी में है। भारत में चूंकि भारत में आर्य आके रहने लगे थे, आर्यों का जो है आधिपत्य हो चुका है भारत में, इसलिए जो है 1500 बीसी में से ही जो है भारत को जो है सो आर्यवर्त, भारत का पुराना नाम है, आप जानते होंगे, आर्यवर्त के नाम से भी जानने लगे थे कि भारत का पुराना नाम आर्यवर्त था। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब आर्य की जो थी वो सभ्यता कैसी थी? आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल एरिया के जो थे आर्य थे। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा ही कृषि और पशुपालन था। इसलिए अभी भी देखते होंगे कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ के जो है लगभग 70% लोग जो है ग्रामीण सभ्यता से हैं, और लगभग 21% लोग जो है वो शहरी सभ्यता से हैं। और गांव के लोग का मुख्य पेशा ही कृषि और क्या होता है, पशुपालन होता है। और उस टाइम भी जो आर्य का मुख्य पेशा था वो क्या था, कृषि और पशुपालन। अब देखिए, वैदिक काल की फैमिली जो पितृ प्रधान थी। वैदिक काल की फैमिली कैसी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी थी? तो पितृ प्रधान थी। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वैदिक काल में पिताओं को जो है प्रधानता दी जाती थी, पिता को प्रधानता दी जाती थी। घर के मुखिया कहलाते थे पिता, ठीक है।
और इन्हीं का जो है सारा कुछ होता था। अभी भी हमारे समाज में जो है एक पुरुष प्रधान समाज है और आर्य के काल में पितृ प्रधान समाज था। गाय को अहन्या, न मारे जाने योग्य पशु कहा। आर्य के समय गाय को न मारे जाने योग्य का पशु कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, प्रिय देवता इंद्र था। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। वस्तु में प्रणाली प्रसिद्ध थी। वस्तु जो एक वस्तु को दे के दूसरे वस्तु को लेना, यही था आर्यों का प्रणाली। मुख्य पेय पदार्थ, कोई भी उत्सव त्योहार में जो है वो सोम रस पिया करते थे। सोम रस मुख्यतः एक दारू ही है, एक शराब ही है। जो जीवन भर अविवाहित रह करते थे उसे अमाजू कहा जाता था। अमाजू, जो जीवन भर अविवाहित रहते थे। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे प्रवर्तक रहे हैं। जैसे च्वार्क के जो है तो प्रवर्तक च्वार्क है। योग आपने सुना होगा पतंजलि, योग दर्शक के प्रवर्तक पतंजलि रहे हैं। कपिल मुनि ये सांख्य दर्शन के रहे हैं। गौतम ये न्याय दर्शक के रहे हैं। और जो ब्याज देकर असूलता था, जैसे कि कोई इंटरेस्ट पे कोई पैसा दिया करता था और उससे जो पैसा असूलता था उसे बोला जाता था चेक नोट। उसे क्या बोला जाता था? चेक नोट। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं ऋग वैदिक काल में। इसका जो पीरियड रहा है वो 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको जो है हम अब पढ़ने वाले हैं। ऋग वैदिक काल का जो है सो आगमन ये 1500 BC से, मतलब 500 सालों के बीच में ऋग वैदिक काल को बनाया जा चुका था। 10 मंडल थे। ऋग वैदिक काल में 10 मंडल थे और 10 मंडल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संकलन किसने किया था? तो ये वेद व्यास जी ने किया था। 10 मंडल का संकलन वेद व्यास जी ने किया था। वेद हमें वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 10 मंडल में 1028 सूक्त थे। 10 मंडल में 4662 रचनाएं हुई थी। सबसे पुराना वेद ही है ऋग्वेद, क्योंकि सबसे पहले इसी की रचना हुई थी। 10 मंडल है, सबसे पुराना मंडल 2 से 7 है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पुराना मंडल जो था वो 2 से लेकर 7 तक था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो आप इसे जरूर याद रखें कि सबसे पुराना मंडल 2 से 7 तक था। सबसे नवीन मंडल 10 है। चूंकि नवीन मंडल 10 है, ये लास्ट मंडल था, इसलिए 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। अब बताते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैदिक काल का, कि तीसरा मंडल की जो है रचना इसने ये की थी विश्वामित्र ने। और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र को लिखा था। जो कि गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। हाँ जी, हाँ फ्रेंड, सावित्री वही है जिसके पति को यमराज जो है मतलब मृत्यु के बाद ले जा रहे थे और उनको जो है बचा के वो अपने पति को लाई थी। उन्हीं को ये समर्पित है। क्या है? तीसरा मंडल गायत्री मंत्र। जो चारों वेदों में से कम एक वेद को पढ़े, कम से कम एक वेद, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। इसमें ब्रह्म नहीं होगा, इसमें ब्राह्मण होगा। इसे ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जो 2 वेद को पढ़े उसे द्विवेदी, 3 वेद को पढ़े तो त्रिवेदी, 4 वेद को पढ़े चतुर्वेदी। 10वां मंडल की स्थापना जो है ये ऋषि माशुव्य ने की थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 10वां वेद की रचना किसने की थी? ऋषि माशुव्य ने की थी। देखिए फ्रेंड्स, और हम जानते हैं कि हमारा समाज जो है पहले 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मतलब होता है जो पूजा पाठ कराए। क्षत्रिय का मतलब जो युद्ध करे, बचाए लोगों को। वैश्य का मतलब जो आप जानते ही होंगे कि वैश्य जो होता है बिजनेस करता है। और शूद्र का मतलब तो आपको पता ही होगा। और ये जो है सो ब्रह्मा जी के जो है 4 ऑर्गन्स, बॉडी के जो 4 शरीर है, शरीर से ये बना है। जिसमें ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से जो है ब्राह्मण इस वर्ग को माना जाता है। भुजा से क्षत्रिय को माना जाता है। पेट से जो है वैश्य को जो है ब्रह्मा जी का माना जाता है कि पुराणों में कि पेट जो है वो ब्रह्मा वही जो है आगे जाके वैश्य था। और चरण ये शूद्र है। क्योंकि ये जाति के जन्म के आधार पे 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। और 600 BC में ही इसको जो है कर्म के आधार पे जो है क्या कर दिया गया? कर्म के आधार पे समाज को जो है 4 भागों में बांट दिया गया। अब इसमें जो था, जो जिस कर्म से बिलोंग करेगा, जो कर्म करेगा उसके अनुसार उसकी जाति को पहचाने जाएगा। अगर मान लीजिए कोई क्षत्रिय है और वो किसान का काम करे,
वो क्षत्रिय और ब्राह्मण का काम करे, तो अब वो क्षत्रिय नहीं रह चुका, अब वो ब्राह्मण हो चुका था। इस तरह से जो है 600 BC में क्या किया, और इसी तरह से अब जो है भारत बंटने लगा था। भारत का जो बंटना है यहीं से चालू हो चुका था। भारत जो है कई खेमों में बंटने वाला था। अब हम पढ़ते हैं, इसे आगे जाके हम पढ़ेंगे। अब ऋग वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी, जो सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग वैदिक काल में गंगा और यमुना, इसका कोई महत्व नहीं था, ये सिर्फ नदियाँ थी, इसका कोई महत्व नहीं था। ये भारत की पवित्र नदियों में से एक नहीं थी, ये सिर्फ नदी थी। गंगा शब्द का इस्तेमाल 1 बार किया गया है, यमुना शब्द का इस्तेमाल 3 बार किया गया है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो शब्द था वो था पिता। पिता को जो है 335 बार, चूँकि वो आर्य का जो पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान का मतलब ही होता है उसमें पिता का ही सब कुछ चलता है, इसलिए 335 बार जो है ऋग वेद में पिता शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग वेद में मंत्रों का उच्चारण करता था, उसे होत्री कहते हैं। होत्री इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऋग वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाओं का जो है उल्लेख किया गया, ऋचाओं का उल्लेख किया गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने ऋग वेद के बारे में जाना। आगे हम जो है तो तीनों वेदों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कोई एक स्टडी ग्रुप में कर दें। थैंक यू।